गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? फटाफट से सारे कोई आ जाएंगे। गुड इवनिंग सबको, स्वीट स्वीट वाला गुड इवनिंग। बच्चा लोग कैसे हो सब कोई? मस्त हो ना? सारे कोई पहले चैट करेंगे कैसे हो सब कोई, फटाफट से आप सब चैट करो। कैसे हो बच्चा पार्टी? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। फाइन सर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं, हम सब मस्त हैं। आप लोग मस्त तो हम सब भी मस्त। और सारे कोई आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। आज का क्लास देख रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या सर होने वाला है ना? तो ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता है। आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आप सब लास्ट तक क्लास में ज़रूर रहना, बिकॉज आपको 95% प्लस का मिशन है, तो इसलिए एक एक चीज़ों को बारीकी से करना होगा। ओके बच्चा पार्टी? हाँ जी, बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं, हम भी मस्त। बच्चा पार्टी मस्त तो अपन भी मस्त, ठीक है ना? तो आज बहुत ही इंजॉय के साथ हम लोग करेंगे क्लास। तो बच्चा पार्टी आप लोग लास्ट तक जरूर रहना क्लास में, कोई क्लास मिस नहीं करेगा। और लास्ट तक तो जरूर ही देखना है। निंदिया बुलाएगी, नहीं जाना है। कोई भी बुलाएगा, नहीं जाना है। आपको लास्ट तक क्लास करके ही जाना है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चा पार्टी लोग, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग पहले वीडियोस को क्या कर लेना है पता है ना? लाइक कर लो। क्या कर लो? लाइक। और नए बच्चे हैं, अगर बच्चा पार्टी में कोई नया बच्चा है जो आज से ही ऐड हुआ इस चैनल के साथ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जो होगा ना, घंटी, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए वहाँ से क्लिक करके। जी हाँ, बहुत बच्चे आ गए हमारे यहाँ, बहुत ही डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो हम अब क्लास शुरू करेंगे। और आज का टॉपिक इधर है, देख रहे हो ना? आज का टॉपिक यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक हमारे साथ लास्ट तक रहना होगा, ठीक है? चलो क्लास शुरू करते हैं अब, और मिलते हैं ऑन द स्क्रीन पे। ऑन द स्क्रीन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके चलो आते हैं फिर ऑन द स्क्रीन पे। आप लोग रेडी हो जाओ फटाफट से। चलो तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, उषा। आज का चैप्टर का नाम है उषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका काव्यखंड चैप्टर 8 है, तो इसके पहले का सारा चैप्टर्स पढ़ाई हो चुका है। जुड़ चुके हैं सुभाष कुमार, अरंदा सिंह, सुप्रिया, निखिल राज, रोयल यादव, रौनक, अर्णव, दुर्गेश सोनी, रानी कुमारी, सविता कुमारी, सुनैना देवी, नीतू कुमारपुर, सोनाली सिंह, राज आर्यन, काफी राजा, तेज नारायण कुमार। बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड बच्चा पार्टी, बहुत सुंदर। सब कोई जुड़ जाएंगे, सब कोई जुड़ जाएंगे। सोनू दीवाना, सानिया कुमारी, देवीलाल, सोनी वर्मा, बाजी ऑनलाइन टेक्निकल, अजय कुमार रचनायक, ज्योति कुमारी सिंह, संजीत कुमार, सब कोई जुड़ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। और भी सारे कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत तेजी से कमेंट निकल रहे हैं। चलो हम आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर रहना। आपको मैं अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले। चलो तो उषा जो है ये कविता है, और लेखक जो है इसकी शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह, इस पाठ के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। तो पहले हम लोग कवि का परिचय कर लेते हैं, बिकॉज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। एक एक चीज़ों को क्लियर कराऊंगा, इसलिए लास्ट तक सब कुछ रहेगा, ठीक है ना? जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। जन्म इनका हुआ था 13 जनवरी 1911 को। 12 मई 1993 को इनका निधन हुआ था, वो भी अहमदाबाद में। ध्यान रखना, अहमदाबाद में इनका निधन हुआ था। ये जगह जो है ना, वो निधन का जगह है, ठीक है? यानी 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म स्थान देहरादून, उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म? शमशेर बहादुर सिंह का, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं इनके चीज़ का। इनके जो छोटा भाई थे उनका नाम था तेज बहादुर सिंह। देखो, इनका नाम था शमशेर बहादुर सिंह, और इनके छोटे भाई का नाम क्या था? तेज बहादुर सिंह। बच्चा पार्टी, ऐसा हुआ कि इनकी जो माता जी तो थी, जब शमशेर 8-9 साल के थे, जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। जब माता जी की मृत्यु हुई थी, इनकी माता जी का नाम क्या था? प्रभुदेई था, ठीक है ना? प्रभुदेई, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे द पे एकले छूट गया है, प्रभुदेई। और पिताजी का नाम था तारीफ सिंह। वाह, क्या नाम है! तारीफ, काफ़ी उनके लोग तारीफ किया करते होंगे, तभी तो तारीफ सिंह नाम है ना। कलेक्ट्रेट में रीडर थे और साहित्य प्रेमी भी थे उनके पिताजी। तारीफ सिंह नाम था उनका, ठीक है ना? माताजी का नाम था प्रभुदेई। और जब शमशेर बाबू 8-9 साल के थे ना, तब उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माताजी इन दोनों भाइयों को, यानी कि शमशेर को और तेज को, शमशेर बहादुर सिंह को और तेज बहादुर सिंह को, इन दोनों को ना
एकदम राम लक्ष्मण जैसा मानती थी, बिल्कुल ही राम लक्ष्मण जैसे थे ना, वैसे इन दोनों को बहुत ही आदर दुलार किया करती थी। वैसे हर माँ अपने बेटे से दुलार करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा प्यार है, बहुत ही अजूबा और अच्छा प्यार, बहुत ही सराहनीय है। हर माँ के प्यार को सराहनीय कहा जाएगा, और यहाँ पे भी हर माँ की तरह इनकी भी प्यार बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है ना कि इन दोनों भाई में बड़ा ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था। किनमें? शमशेर बहादुर सिंह में एंड तेज बहादुर सिंह में। देखो क्लास छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, लास्ट तक स्टे रहो, तभी तो एक एक चीज़ें क्लियर होगी ना। अगर आपको एकदम बिल्कुल डिफरेंट रहना है तो बहुत अच्छा करना होगा। तो शमशेर बहादुर सिंह और तेज बहादुर सिंह, ये दोनों को जो थे ना, एकदम बहुत ही इन दोनों भाई में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था। माताजी के गुजर जाने के बाद, मृत्यु के बाद, ये दोनों भाई अंतिम सांस तक, जब तक शमशेर बहादुर जी थे तब तक दोनों भाई बिल्कुल ही साथ रहे, कोई परेशानियां किसी को ना हुई, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह हुई ने, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो ननिहाल में हुई थी, देहरादून में है, ठीक है। 1928 में हाई स्कूल की शिक्षा हुई थी, 1931 में इंटर की परीक्षा, और 1933 में बीए इलाहाबाद से, ठीक है। और इन 1938 में एमए की परीक्षा हुई। क्लियर हुआ। और अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी इनके स्टडी की, और सबसे बड़ी पॉइंट, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, इन इलाहाबाद से इनकी हुई थी बीए की पढ़ाई, ठीक है ना। आगे की पढ़ाई इनकी नहीं हो पाई, अब आगे की पढ़ाई इनकी बंद हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, तो विश्वविद्यालय का नाम इनका जो था वो विक्रम था। क्या नाम था? विक्रम विश्वविद्यालय से इन्होंने अपना पढ़ाई वगैरह किया था। विक्रम विश्वविद्यालय, बच्चा पार्टी ध्यान रखेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ही ध्यान रखना। विक्रम विश्वविद्यालय से शमशेर बहादुर सिंह का संबंध रहा। विक्रम विश्वविद्यालय, कई बार बोल रहा हूं, विक्रम विश्वविद्यालय, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। इनकी 1933 में कहते हैं कि इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन 1929 में शादी हुई थी। 1929 में बच्चा पार्टी शादी हुई थी इनकी, किसके साथ? पत्नी का नाम था धर्म देवी। क्या नाम था? धर्म देवी। 1929 में धर्म देवी के साथ इनकी शादी हुई, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल मैं पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूँ, चैट पे बिल्कुल हमारा ध्यान नहीं है, बिकॉज देखो बातचीत करते रह गए ना तो सारा का टाइम निकल जाएगा। और आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ठीक है ना। और कॉन्टैक्ट मैं कई जगह पे दे रखा हूँ, अभी नहीं दूंगा, बस सिंपल सी बात है। अभी आप लोग प्लीज़ स्टडी पे फोकस करो ना, बहुत सारी समस्याएँ सबकी आती रहती है, बट अभी तो समस्या है पढ़ाई का। तो 1929 में उनकी शादी हुई थी धर्म देवी के साथ, और बड़ा ही दुर्भाग्य रहा कि 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कारण बना टीबी रोग। ट्यूबरकुलोसिस रोग था उनको, टीबी रोग के कारण 1933 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी पॉइंट है उनका, ध्यान रखना। और रही बात उनकी वृत्ति की, अगर बात करते हैं तो श्री सिंह रूपाफ, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियां के संपादन कार्य से ये जुड़े थे। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। जुड़ने के बाद सिंपल सा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का भी संपादन किया। देखो ये सब जो कहानियाँ, मतलब ये सब थी, श्री सिंह रूपाफ, कहानी, माया, नया साहित्य, ये सब कहानियाँ हैं, ठीक है ना। और इन सब कहानियों के संपादन कार्य से वो जुड़ गए थे, और उर्दू हिंदी कोश के संपादन भी रहे वो, संपादन करता यानी संपादक उर्दू हिंदी कोश। क्वेश्चन बनता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोश का संपादन कार्य किया? कई सारा कोश होगा, उर्दू अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत, उर्दू हिंदी। आपको ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, उर्दू हिंदी कोश का मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बातें जा करके सेट हो जाए, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? शमशेर बहादुर सिंह जी की। अब चलो बात करते हैं उनके आगे की चीजें कि सन 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के वो अध्यक्ष थे, ठीक है ना।
हाँ, विक्रम विश्वविद्यालय से संबंध मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उनकी तो वैसे पढ़ाई लिखाई वहाँ पे इलाहाबाद से हुई थी, बट विक्रम विश्वविद्यालय में वो अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सब तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पॉइंट मेन है कि 1978 में उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की। क्वेश्चन बन सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस, रूस तो आप जानते हो ना, की यात्रा कब की? तो याद रखना होगा 1978, 1978 में सोवियत रूस की यात्रा उन्होंने की। बने रहना इसी संख्या के साथ, कहीं नहीं हिलना बच्चा पार्टी। आपके लिए पसीना बह रहा है हम लोग का, ठीक है, और आप भी पसीना बहाओ, खूब मेहनत करो। और बाकी की बातें अभी कर लेते हैं कि सबसे बड़ी पॉइंट कि उनको 1989 में कबीर सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन हो सकता है, एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा। 1989 में उनको कबीर सम्मान दिया गया था। किनको? पंकज राज, सोनाली सिंह, संदीप कुमार, निखिल राज। चलिए जी हाँ, वेलकम है सबका। 1989 में कबीर सम्मान इनको दिया गया था, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो मैंने उसको यहाँ पे लिख रहा है 1977 में दिया गया था। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था एंड 1989 में बच्चा पार्टी कबीर सम्मान दिया गया था उनको। किनको हम बात करें? शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है ना, जो कि अज्ञेय, नागार्जुन आदि के समकालीन थे। अज्ञेय एंड नागार्जुन, ध्यान रखना ये समकालीन थे, मतलब उनके समय में थे। किनके? अज्ञेय जी के और नागार्जुन आदि के समकालीन शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के कवि थे। कृतियां इनकी विशेष है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं सारा यहाँ पे कलेक्ट कर रखा हूँ। आप इसको तो जरूर एक फटाफट से एक बनता है बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट। 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़िया। अभी ले लो, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, अभी ले लो आप लोग। चलो, 1932-33 से लेखन कार्य उन्होंने शुरू किया और शुरू करने के बाद फाइनली 1951 के आसपास से उनका जो लेखनी था वो प्रकाशित होना शुरू हो गया। और 1951 में सबसे पहला उनका कृति यानी रचना दूसरा सप्तक आया था। फिर कुछ कविताएं, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। उसके बाद चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, बात बोलेगी, कल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे है होड़ मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। इसके अलावा इन्होंने डायरी भी लिखा, डायरी और अनेक प्रकार के निबंध, आलोचना भी लिखा था इन्होंने। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चा पार्टी ये चीज़ें आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बात बोलेगी किनकी लेखनी है, और 4 लेखक का या फिर कवि वगैरह जो भी होंगे ना, वो तो लेखक ही होंगे, तो उनका नाम रहेगा और आपको बताना होगा उसमें कौन सा सही है। सो प्लीज़ 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 मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको तो होमवर्क समझ के याद ही कर लेना, ठीक है ना। मेरे आदर्श बच्चा पार्टी छात्र और छात्रा लोग, जितने भी भाई बहन जी हैं, दोस्त हैं, सबको इसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट एंड होमवर्क समझ के आज याद कर लेना, ठीक है। मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, ईमानदारी होनी चाहिए बस। चलो, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का ये चीज़ें, बट शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने में कभी दिक्कत ना हो, बस ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह की जो काव्य की भाषा थी ना, वो खड़ी बोली की थी। कौन सी? खड़ी बोली, ध्यान रखना। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य की भाषा, तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग ज़्यादा किया था तत्सम का। ऐसा नहीं कि सारे के सारे तत्सम ही थे, ऐसा नहीं है, खड़ी बोली थी, ठीक है ना। उनकी भाषा जो थी सरल थी, सहज थी, बहुत ही आसान थी, और उनकी भाषाओं से बहुत सारे बोध भी निकला करते थे, ठीक है। उन्होंने अपनी रचना में हिंदी के अलावा, हिंदी के अगर अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। आज की जो रचना हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊषा समझते हो ना, प्रातः काल के पहले का समय, सूर्योदय के पहले के समय को हम ऊषा कहते हैं। तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग ये जरूर पढ़ना और ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। चलो, हो गया, मैं बता दिया इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो चलो शुरू करते हैं। ऊषा, यही पाठ है, मैं एक एक करके आपको यहाँ पे दिखाते जा रहा हूँ। प्रातः नभ, ओहो सॉरी बच्चा पार्टी, यहाँ नभ होगा, ठीक है ना, नभ, अच्छा से लिख देता हूँ,
नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्राकृतिक सौंदर्य सुबह का समय है। प्रातः, प्रातः का मतलब क्या? प्रात नभ। प्रातः, प्रात मतलब सुबह का समय, नभ मतलब होता है आकाश, बहुत नीला शंख जैसा। कभी कहते हैं, कभी कहना चाहते हैं सुबह के आकाश को देखकर कि प्रातः काल का जो आकाश है वो नीला है शंख की तरह, भोर का नभ है, जो सुबह का नभ है, आकाश है। समझो, लाइन समझ गए तो क्वेश्चन आंसर तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना? तो सब कुछ बने रहो लास्ट तक। तो कहते हैं कि जो नीला शंख के समान दिखाई दे रहा है सुबह का आकाश, सुबह का आकाश जो है ना, भोर का नभ बहुत नीला शंख जैसे, मतलब कि शंख की तरह नीला तथा पवित्र लग रहा था, ठीक है ना? राख से लीपा हुआ चौका, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ध्यान रखना, राख से, सिंपल सी चीजें बच्चा पार्टी। राख आप जानते हो ना, वो गोबर वगैरह के जलाने के बाद जो चीजें मिलती हैं, ठीक है ना? वैसे सिंपली एक चीज़ ध्यान रखना, वह किसी मतलब जैसे घर की औरत लोग क्या करती है, सुबह अगर मिट्टी का आंगन वगैरह या चूल्हा होता है ना, चूल्हा खाना पकाने वाला, जहाँ पे भी वो लोग खाना बनाती है, आप सब कुछ जानते हो यार, हम सब बिहार से ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अमेरिका या फिर लंदन से आए हैं कि हम लोग आंगन वगैरह शब्द नहीं समझेंगे, ठीक है ना? तो आप सब कुछ समझ रहे हो कि आंगन में जैसे वहाँ लीप देते हैं ना लोग, मिट्टी या फिर वगैरह सब गोबर वगैरह होता है, उससे लीपा जाता है। तो राख से लीपा हुआ चौका, वहां पे चौका मतलब वही आंगन समझो, चौका का मतलब वही आंगन वगैरह जो जगह होता है उसको, उसके समान लग रहा था। सुबह का नभ बिल्कुल लीपा हुआ आंगन की तरह, चौका की तरह लग रहा था। अभी गीला पड़ा है, देखो यहाँ पे भाव है, अभी गीला पड़ा हुआ है तो भाव है। अच्छा, घर में जैसे क्या होता है कि घर में जैसे माता बहन जी लोग, जो भी लोग होते हैं, उस आंगन को या फिर चौका को लीप देते हैं, तो लीपने के बाद चूंकि तो वो गीला रहता है, तो कुछ देर तक वहाँ पे किसी को चलने नहीं दिया जाता है, उसको मना कहता है, हाँ हाँ नहीं नहीं उधर ही रहो भाई, अभी अभी मत आना, अभी तो मैंने अभी इसकी भाई लीप करके अभी मैं उठी हूँ, तो प्लीज़ आप अभी उधर ही रहो। ऐसा होता है ना, बिकॉज अगर वो आएंगे उस पे तो वहाँ पे उनके पैरों के निशान पड़ जाएंगे और धब्बा दाग आ जाएगा, वो इतनी सुंदर वो आंगन का शोभा क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। उसी तरह से बच्चा पार्टी, उसी तरह से लेखक ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार गीले आंगन और चौके पर पैरों का निशान पड़ने के डर से वहां पर किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि वह साफ और स्वच्छ बना रहे, उसी प्रकार आकाश भी बिल्कुल स्वच्छ तथा उसमें कोई दाग धब्बा न दिखाई दे, इसलिए उसी तरह से वो भी दिखाई दे रहा था। मतलब चौका की तरह, लिपे हुए चौका की तरह, आंगन की तरह आकाश भी दिखाई दे रहा था प्रातः काल का, सुबह का। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। ये सिंपल सा चीज है, ऐसा नहीं इसमें राग वगैरह कुछ नहीं है, नहीं तो मैं राग की तरह भी पढ़ देता। बहुत काली सील जरा से कहते हैं, यहाँ पे लेखक की भाव है, ध्यान देना, लेखक कह रहे हैं कि बहुत काली सील, काली मतलब तो समझते हो काला, और सील का मतलब बच्चा पाटी हो जाता है पत्थर। क्या हो जाता है? पत्थर। तो वो जो मसाला पीसने वाला काला पत्थर जो होता है, जिसे सिलवट्टी भी बोलते हैं, तो उस पे क्या होता है कि लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो सुबह का जो पूरब दिशा में सूर्योदय की लालिमा जो दिखाई दे रही थी, उस लालिमा के कारण आकाश ऐसा लग रहा था। वो कह रहे हैं, कौन? लेखक शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं ना, कि जो सुबह सूर्योदय में, सूर्योदय के पहले का जो समय था, यानी कि उषा का जो समय था, वो लालिमा के कारण आकाश बिल्कुल शानदार लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत काली सील, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मसाला पीसने की जो काली पत्थर होती है ना, उसको लाल केसर से धो दिया गया हो, लाल केसर से धुल गई हो, धो दिया गया हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे भाव हैं जो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, काला पत्थर वगैरह जो होता है ना, वो किसी दोस्त, काला चीज़ में हम लोग उसको शुभ नहीं मानते हैं, काला चीज़ को हम लोग शुभ नहीं मानते हैं। वैसे भी शादी विवाह में जैसे मतलब कोई भी ड्रेस, अगर लड़का का ड्रेस हो या लड़की का, या फिर कोई भी चीज़ें होता है, प्रायः काला चीज़ नहीं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। काला चीज़ अशुभ माना जाता है, दोष होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी सिंपल सा ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि बहुत काली सील जरा से, मतलब लेखक यहाँ पे कह रहे कि जैसे काला पत्थर पे लाल केसर से उसको धो दिया जाए, लाल केसर उस पर ऊपर रगड़ करके उसके बाद धो दिया जाए, तो उस वहां पे आप उसको देखो कि कैसा उसका कलर आता है, वो चीज़ है। तो बिल्कुल लाल, काला के साथ साथ ऊपर ऊपर लाल आ गया, तो कितना एकदम शानदार लगता है। वही उषा के समय भी उसी तरह का दृश्य बनता है। लेखक साथ में कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अभी अभी उन्होंने बताया कि जैसे काले पत्थर पर केसर लाल रगड़ के धो दिया गया हो, वैसा लग रहा था आकाश का नभ। फिर कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, या किसी ने काली स्लेट पर लाल रंग का चौक, स्लेट पर, स्लेट यहां पे कौन सा शब्द हम कहेंगे, स्लेट, स्लेट तो आपको पता होना चाहिए ना कि विदेशी शब्द है। स्लेट क्या है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना, स्लेट जो शब्द है ना वो क्या है, विदेशी हो जाएगा। पूछा जा सकता है उत्पत्ति, सॉरी, रचना की दृष्टि से पूछा जाएगा, रचना की दृष्टि से, अब फिर रचना की दृष्टि से या फिर व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो स्लेट जो है वो किस प्रकार का शब्द होता है, तत्सम, विदेशी, तद्भव या देशस्थ। आपको ध्यान रखना है विदेशी, वैसे भी मैं कल इस चैप्टर पे बताया था आप लोग को, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है, लेखक ये भी कह रहे हैं कि वो तो सिलवट पे पीसे हुए जो केसर होते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहा है, या समझो कि काले स्लेट पर, स्लेट भी तो काला होता है ना जिस पे बच्चा पार्टी पढ़ते हैं लोग छोटे छोटे, तो उस पे लाल खड़िया, खड़िया चौक होता है, ठीक है ना। तो लाल कलर के चौक से जैसे उस पे मल दी हो किसी ने, ऐसा लग रहा है कि उस पे काला स्लेट पे लाल रंग का जो चौक होता है उससे उस पे रगड़ दिया गया हो। तो बड़ी ही सुंदर मतलब उसका दृश्य बन रहा था, वही लेखक यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं। लालिमा, लालिमा फैले हुई है, एकदम काला पे लाल, ठीक है ना, समझो। उसके बाद का पॉइंट आप जैसा कि देख रहे हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। नील जल में, नील जल में कह रहे हैं सूर्योदय से पहले जो उसकी लालिमा जो है ना बिल्कुल इतना शानदार लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, गौर मतलब गोरा, गोरे रंग का शरीर जो है, देह है, झिलमिल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, झिलमिल, ध्यान रखना है। वहां पे ऐसा लग रहा है कि जैसे नीले जल में किसी गोरा शरीर, नीले जल में बाहर, नीले जल से, सॉरी, कोई सुंदरी जो है नीले जल से बाहर आ रही है अपने गोरे शरीर को लेकर के, ठीक है ना। बिकॉज आकाश तो है नीला, आकाश क्या है, नीला, और लालिमा वहां पे आ रहा ना सूर्य का। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि जो गोरे रंग का देह लेकर के या फिर शरीर किसका है, तो वो चीज़ें यहाँ पे किसका है, उषा का है ना। उषा, उषा कोई लड़की नहीं है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना आप लोग। उषा समय है, प्रातः काल के पहले का समय बताया जा रहा है, ठीक है ना। घबराएंगे नहीं, चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फाइनली हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि प्रातःकालीन जो आकाश है उसके बारे में अलग अलग तरह की कल्पना करते हैं लेखक, कवि, और कहते हैं कि सूर्योदय से पहले जो उसकी लालिमा से बदला हुआ प्रातः काल का जो आकाश है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुंदरी जो है नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर, झिलमिल का मतलब रह रहकर यानी कि झिलमिला रही थी, अपने गोरे रंग के शरीर की आभा बिखेर रही हो। देखना सुबह में लालिमा जब आती है ना तो ऐसा लगता है एकदम बड़ा ही शानदार लगता है भाई। आप, हम तो उसकी व्याख्या, जैसे हिल रही हो और झिलमिला रही हो, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से अपना गोरा रंग बिखेर रही है। कौन, उषा, ठीक है ना। चलो रह रह कर अब आगे चलते हैं। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है इसलिए उषा का जादू जो है, अर्थात इसका यह मतलब है कि नीले आकाश और लालिमा का जो मिला हुआ रंग है, नीला आकाश है और यहाँ से लालिमा, ये तो दोनों आपस में मिले हुए रंग है, और इसी रंग के कारण उषा की सुंदरता बढ़ गई थी। किसके कारण, आकाश के नीला रंग के कारण, आकाश के नीला रंग के कारण और साथ में इस लालिमा के रंग के कारण। अब तो नीला और लालिमा दोनों आपस में मिले हुए थे, इसलिए यहाँ की सुंदरता जो थी वो बड़ा ही सुंदर हो गया था। लेकिन अब क्या है, जादू टूटता है इस उषा का। उषा का जादू पूछा जाएगा कि उषा का जादू क्या है। अरे उषा का तो जादू ये है ना कि उषा काल के समय यानी कि प्रातः काल होने से पहले इस सुंदरता को, आकाश की सुंदरता को कोई देखता है तो देखते ही रह जाता है, इसे जादू ही तो कहेंगे ना।
ये एक ऐसा जादू दे दिया उषा कि भाई जो भी उसको देख रहा है ना, टकाटक एक ही आंख बिना पलक गिराए देख ही रहा है। मतलब सुंदरता यहाँ पे कवि की भावों को समझो, भाव समझना है, ठीक है ना। लेकिन सूर्योदय होगा तो बहुत सारी किरणें प्रकाश निकलेगी और वो सारा उषा की सुंदरता धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा ना उषा की जादू, अब तो समझ में आ गया होगा। सूर्योदय के साथ जो होता है ना, सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, जादू टूटता है इस उषा का। अब तो उषा का जादू खत्म होने वाला है, क्योंकि जादू क्या था कि सुंदरता थी तो सारे कोई देख रहे थे उसको, बट अब सूर्योदय हो रहा है ना, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब तो सूर्योदय हो रहा है तो अब उसका जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के साथ ही सूर्य का प्रकाश पूरा फैल जाता है और उषा नाम की जो रूपी सुंदरी जो है, उसकी लालिमा और नीलिमा शोभा नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर्स के आपके लाइन बाय लाइन हो गया, बस बहुत ही छोटा सा था। और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलो सब कोई ध्यान से समझना, एक एक चीज़ों को समझ लेते हैं, तेजी से करते हैं, थोड़ा समय देख लेते हैं। हाँ चलो, प्रातः काल का नभ कैसा था, सुबह का आकाश कैसा था। तो सुबह का जो आकाश था बड़ा ही पवित्र था, उज्जवल था और निर्मल था, एकदम स्वच्छ था, साफ सुथरा था। वह शंख जैसा नीला प्रतीत हो रहा था, है ना बच्चा पार्टी। मैं आपको अभी बताया कि जो सुबह का आकाश है बिल्कुल ही नीले शंख की तरह दिख रहा था। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। उस समय नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। मैं बताया ना, लेखक उस सुबह के उषा का जो आकाश है उस समय को बता रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि आंगन है, चौका है, उसको लीपा हुआ है, ठीक है ना। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण, सूर्योदय के पहले की जो लालिमा निकलती है ना, दम लगता है छितराया हुआ सा, स्कैटर टाइप का, तो वहां पे नभ देखने में बड़ी ही सुंदर लग रहा था। यही तो भाव है, यही भाव व्यक्त करना था, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है बच्चा लोग कि राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। कवि क्या कहना चाहता है, कवि बीने नहीं, कवि ने क्या कहना चाहता है, चाहा है। चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि राख से लिपा हुआ चौका, तो इसके द्वारा कवि कौन सा भाव प्रकट कर रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं, हमें यही बताना है। मैं आपको बताया कि राख से लिपा हुआ जो चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का जो आकाश होता है, नभ होता है, बड़ा ही पवित्र और निर्मल होता है, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ होता है। निर्मल का मतलब स्वच्छ हो गया, निर्मल का मतलब क्या हो गया, स्वच्छ। क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को? मैं अभी बोला ना, अभी मैं अपना अभी चैट ऑफ किया हूँ, बिकॉज बिल्कुल चैट देखना ही नहीं है आप लोग का। क्यों? अभी गुस्सा नहीं होंगे और बुरा नहीं मानेंगे, नाराज नहीं होंगे, बिकॉज चीज़ें ज़रूरी है समझना कि बहुत लोग अजीब अजीब तरह के कमेंट करते हैं, तो देख करके भी अजीब सा, सिंपल सी चीज़ें। हाँ सर जी बढ़िया है आप लोग, चलो सिंपल सा। मैं आपको बताया पर्सनली आप बिल्कुल चैट कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं, आप कमेंट में बता देना जो भी प्रॉब्लम हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। बट ड्यूरिंग स्टडी टाइम, मैं अगर स्टडी टाइम की बात करूँ तो उस समय मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही कोई बातें हो। बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद यहाँ से रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी होगा तो हम रिप्लाई करेंगे। बिकॉज अगर हम बातें ही करते रह गए और मैसेज की तरह केवल ध्यान चला गया तो फिर हम ये हिंदी भाषा पढ़ा नहीं पाएंगे। आप समझते हो ना, इसके लिए लीन होना पड़ता है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, आप लोग को डिस्टर्ब किया मैंने यहीं भी, और डिस्टर्ब नहीं किया, आपको बस एक चीज़ें बताया इन्फॉर्मेशन, इसलिए बुरा नहीं मानेंगी। और तो और चलो क्या बताया, जब भी कोई पर्सनली कुछ चीज़ें पूछना हो ना तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी पूछना है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सारे चीज़ों का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। हाँ जी, हाँ हाँ समझ गए, समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का जो नभ है पवित्र है, निर्मल है, और जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार क्यों नहीं चलने दिया जाता है, क्योंकि उस पर पैर के निशान न आए। अगर पैर के निशान आते हैं तो वहां की सुंदरता बिल्कुल ही अजीब सा हो जाता है और वो धब्बा दाग की तरह हो जाता है। उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण गीलापन है। सुबह का ओस गिरता है ना, ओस, ओस समझते हो ना, वो शीत की तरह गिरता है, तो उसकी तरह आकाश भी क्या है, गीलापन है, और वह भी बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है,
तो समझ में आ गया ना। एक बार अब सारे कोई हमें एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग कंफर्म कर दो। लगता है बच्चा लोग नाराज़ हो गए। नाराज़ नहीं होने को, मैं आपकी ही चिंता करता हूँ और आप लोग के ही बारे में हम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज देखो टाइमिंग चैटिंग में ज़्यादा निकल जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। हाँ इंपॉर्टेंट हम लोग थीम्स करते रहेंगे। समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच, सबको आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, यस सर यस सर। ठीक है चलो आगे की ओर चले ना, आगे चलते हैं हम। बिंब स्पष्ट करें, बिंब स्पष्ट करें मतलब समझना है कि एक तरह का कल्पना यहाँ पे बताना है अर्थ के भाव में, कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। ये मैं आपको बताया चैप्टर्स के समय में, इसको आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत काली सील जरा से यानी जो वो काला पत्थर होता है उस पे केसर का जो क्या करते हैं, उसको रगड़ करके या पीस करके मसाले की तरह, उसके बाद उसको धो देते हैं। तो वहाँ पे इसी भाव को व्यक्त करके बताना है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो नींद नहीं आ रहा है बस समझ लेना। तो कभी भी हमें कुछ चीज़ें लिखना पड़ता है, जैसे जिस पाठ का है उस पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो हमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पहले की जो लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। सूर्योदय के पहले जो लालिमा छाई हुई है बड़ा ही सुंदर लग रहा था। कैसा लग रहा था? जैसे काला पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। केसर लाल वाला रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया तो काला पे लाल आ जाता है। बड़ा मतलब ड्राइंग वगैरह किए हो ना आप, एकदम सुबह का समय देखना कभी वॉलपेपर वगैरह में, या फिर रियल नेचुरल चीज़ आप तो देख सकते हो, अच्छा वेदर हो तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह उषा का सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ जाता है। इस लाइन से यही कवि कहना चाहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं कि उषा का जादू कैसा है। लो आ गया क्वेश्चन, मैं बताया था ना कि उषा का जादू कैसा है। सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा। आकाश की लालिमा मतलब कि वो लाल जो छाया होती है लाल रंग का, और आकाश तो नीला होता है। सूर्योदय से पूर्व की लालिमा जो सूर्य की लाली जो आती है ना लाली, वो, और आकाश तो भाई नीला है, तो दोनों एक साथ मिल गए हैं तो उषा का सुंदरता इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जादू के रूप में बता रहे हैं लेखक कर रहे हैं कि ये तो उषा के जादू की तरह है भाई। जैसे लग रहा है कि ये जादू सबको अपने बस में कर लिया, क्योंकि इतनी सुंदर उषा है। यहाँ पे बच्चा लोग उषा को ऐसा मत समझना कि ये कोई स्त्री की तरह है जिसे देख करके सब कोई टकाटक लगाए हुए हैं ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वेदर तो नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि सुबह का जो समय सूर्योदय होता है उससे पहले का जो समय होता है लालिमा एंड नीलिमा आपस में मिल करके ये बड़ा ही सुंदर आकर्षक भावना वहाँ पे दिखाई देता है सबको। एक अच्छी सौंदर्य दिखाई देती है उषा का, जो भी उसे देखता है देखते ही रह जाता है और मोहित हो जाता है। इसी को जादू कहा गया है, ठीक है ना। चलो जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लाल केसर और लाल खड़िया चौक। लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? लाल केसर और लाल खड़िया चौक जो है किसके लिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो कालेपन जो होता है ना, कालेपन स्लेट वगैरह जो भी हो को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है। मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाया तो वहाँ पे बताया था कि जो काला रंग होता है ना उसको हम लोग अशुभ मानते हैं, बिल्कुल अशुभ मानते हैं। वो मतलब एक किसी दोष का सूचक माना जाता है। उसे धोकर साफ किया जाता है, समझना है। रटोगे तो रट्टाफिकेशन में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप समझो, समझने की कोशिश करो। अगर समझ जाओगे तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे लाइन बाई यहाँ पे लिखा हूँ ना बिल्कुल इसी तरह से कॉपी पेस्ट मार दो, बिल्कुल नहीं। आप अपने व्यू से भी इसको लिख सकते हो, बट कब? जब समझे रहेंगे तब। इसी प्रकार काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली लालिमा पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाती है। फिर से बता रहा हूं, केवल पढ़ देने से मजा नहीं आ रहा है। वो तो सूचक माना जाता है दोष का, काला रंग। उसे धोकर साफ किया जाता है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी प्रकार यहां पे हो क्या रहा है कि काले पत्थर पर जो सिलवटी होते हैं लाल केसर रगड़ने,
तथा उसे धोने के बाद जो झलकती है ना लालिमा, पत्थर पे जो लालिमा झलकती है, वो पत्थर को अब शुद्ध कर दिया, निर्मल बना दिया। क्योंकि अब तो काला पूरी तरह से नहीं है ना, काले के ऊपर अब तो लाल केसर रगड़ दिया गया, तो पत्थर की निर्मलता की वो अब सूचना देने लगी। पहले दोष का सूचक दिया करती थी, बट अब तो निर्मल का सूचक बन जाती है। इस तरह लाल केसर का जो प्रयोग है वो निर्मलता के लिए किया गया, यानी स्वच्छता के लिए किया गया है। तब बड़ा ही सुंदर भावना यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह ने दिया है कि लाल केसर, ठीक है ना। तो लाल केसर का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? निर्मलता के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं लाल खड़िया चौक। तो देखो, स्लेट का रंग तो काला होता है, और बताया ना कि काला जो होता है वो दोष का सूचक माना जाता है, मतलब कि बेकार प्रतीक माना जाता है, दोषी प्रतीक। तो जैसे सिलवटी पे पत्थर पे काले पत्थर पे लाल केसर रगड़ के धोया गया, तो स्लेट पे हम केसर नहीं रगड़ रहे ना, स्लेट पे क्या लाल खड़िया चौक रगड़कर कालिमा और लालिमा का समन्वय कर, वो तो काला जो है वो तो भाई धुलाएगा नहीं, काला पे अब लाल आ गया, तो वो अब आपस में मिल करके आकाश की सुंदरता को क्या कर रहे हैं? शोभा का बढ़ावा देते हैं। वही इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चा पार्टी लोग आ जाएंगे और बताएंगे कि हाँ सर क्लियर हो रहा है, ठीक है। अनुपम सिंह, पंकज राज, सोनाली सिंह, संदीप कुमार एंड राहुल मिश्रा, तन्नू गुप्ता है या फिर कौन है, हाँ शायद, साक्षी सुमन, नेहा कुमारी, आदर्श शर्मा, चिंटू कुमार, सरिता कुमारी, संतोष कुमार, दुर्गेश सोनी, संस्कृति कुमारी, चंदन कुमार, गेमर्स, वाह रे वाह, आराधना सिंह, सुभाष क्या है पता नहीं, ढकुंडला या पता नहीं, अजय कुमार, रचना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू बच्चा पार्टी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में व्याख्या करना है हम लोग को कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। मैं आपको बताया था ना कि जादू टूटता है, हाँ जादू तो था ना उषा का, जो देखे दिखते ही रह जाता है, बड़ा ही सुंदर जादू था, लेकिन जैसे सूर्योदय हो गया वो जादू तो टूट ही जाता है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है, इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पहले की जो लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उषा की सुंदरता इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले दिखते ही रह जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, रियल चीज़। बहुत बच्चे ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर एकदम छोटा वाला आंसर दो, बहुत मज़ा आ जाएगा, हम तुरंत से याद कर लेंगे। तो आप याद करने के चक्कर में मत पड़ो, समझने के चक्कर में पड़ो। जैसे स्टोरी फिल्म वगैरह देखते हो ना, या कहीं कुछ कहानियाँ सुनते हो, तो क्या उसको नोट करके फिर लिखा करते हो क्या? कि जैसे आपने सिनेमा हॉल में गया या फिर मोबाइल वगैरह पे, टीवी वगैरह पे कहीं भी फिल्में देख रहे हो, सिनेमा वगैरह चल रही है देख रहे हो, तो क्या उसके आप एक एक हर मैटर को नोट करते हो कॉपी पे और फिर लिखते हो और उसको फिर रट्टा मारते हो सुबह के समय में, चलो आज सनी देओल ने ये मारा, काजल ये हथियारे सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। क्या डेली रट्टा मारते हो? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो जैसे उसको आप समझते हो, देखो हंसी आ रही है सबको, चलो ठीक है हंस लेना भी चाहिए, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा एंटरटेन किया। तो इसलिए आप छोटे और बड़े चक्कर में मत पड़ो, कौन सा आंसर बड़ा है कौन सा छोटा है। मैटर ये है कि आप उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप समझ लिए हो तो जितना वर्ड में पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा, आप अपने हिसाब से खुद से लिखो ना उसको। तो छोटा आंसर के चक्कर में पड़े ना, तो पता चला कि वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन का लेवल भी होता है अलग अलग, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं हो सकता है। पूछा जाएगा कि आपके डैडी का नाम क्या होगा, तो क्या ये अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें 5 नंबर्स का नहीं हो सकता है। लेकिन हर जगह 5 नंबर का नहीं हो सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है। मान लो कि मैं कोई टेस्ट ले रहा है, 10 नंबर का टेस्ट लिया, 2 ही क्वेश्चन डाला, 2 क्वेश्चन कि आपके पापा का नाम क्या है, तो 5 मार्क्स तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैं इसलिए बता देता हूँ, कंसेप्ट आप समझ लो, उसका अर्थ समझ लो बड़ी अच्छे से। जरूरत पड़ने पे आप पन्ना भर भी पूरा लिख दो या 4-5 लाइन में भी लिख दो, मेरा मतलब ये है। छोटा नंबर के चक्कर, छोटा आंसर के चक्कर में बच्चा लोग छोटा नंबर भी मिल जाता है, तब रोते हैं कि ओह बड़ी अच्छे से आंसर मैंने लिखा था, बड़ी नंबर काट दिया है बिहार बोर्ड वालों ने। पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि छोटे आंसर और बड़े आंसर के चक्कर ना लगाएं, बस आंसर का चक्कर लगाएं, कंसेप्ट का चक्कर लगाएं कि ये चीज़ें हैं क्या। चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ज़रूरी था। तो उषा भाई समय जो है, उषा का
सुंदरता इतनी अच्छी है ना कि सब कोई देखने वाले जो हैं वो देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। लेकिन लेकिन सूर्योदय के साथ सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा सुंदरी जो है उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि सारा प्रकाश तो अब फैल गया। अब वो लालिमा नहीं रही, लालिमा अब तो नहीं रही, अब पूरा प्रकाश एकदम ब्राइटनेस छा गया चारों तरफ। तो वो सुंदरता धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर। अब चलो ख नंबर, इसका ख नंबर जो है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, अभी बिंब स्पष्ट करे वही में था ना, तो ये वही चीज़ें सेम देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो यही बिल्कुल यही उत्तर वहाँ पे भी होगा। ठीक है ना। जब हम यहाँ से इसको करें कॉपी एंड फटाफट से यहाँ पे आकर के मैंने इसे कर दिया पेस्ट, बिकॉज चीज़ें वही होंगी। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं आज, चूँकि और भी काम है थोड़ा सा मुझे, ठीक है ना। तो सोच रहे हैं कि वो काम भी हो जाए, मतलब सांप भी मारा जाए और लाठी भी ना टूटे। बच्चा पार्टी आज का क्लास भी हुआ हम लोग का, और आज के क्लास में आपको मैं बता देता हूँ कि बस 10 क्वेश्चन आंसर थे इसमें, जिसमें हम लोग 6 कर लिए हैं, 7, 8, 9, 10 गल कर लेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर का MCQs भी हो जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेने को, टेंशन देने को। बच्चा पार्टी खूब मन लगा के पढ़ो। तो कैसा रहा आज की क्लास ज़रूर बताना आप लोग, और बिल्कुल किसी को नाराज़ होने की जरूरत नहीं है। बच्चा पार्टी सबको प्यारा प्यारा वाला गुड नाइट बोलेंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा, आप सब कोई नाराज़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं अभी आप लोग चैट में आकर के और वो स्माइल वाला इमोजी सेंड करेंगे। सारे कोई अगर सुन रहे हैं मेरे को, तो आप लोग भाई स्माइल वाला इमोजी सेंड करेंगे सब कोई, ताकि मैं देख लूँ कि हाँ बच्चे नाराज़ नहीं हैं। स्माइल वाला इमोजी सेंड करेंगे फटाफट से चैट में, स्माइल वाला, वो हंसी वाला इमोजी होता है ना, सब कोई भेजेंगे। हाँ जी, आने लगा। चलो बहुत ही सुंदर, और भाई भेज दो सबको ही, मैं देख लूँ, ताकि ये पता चल जाए कि बच्चा पार्टी सब नाराज़ नहीं है, क्योंकि डांटना भी कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है, और इस डांट को आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। ठीक है ना। चलो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच सबको। और ज़रूर आप लोग वीडियोस को शेयर करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक भी करो, और प्लीज़ कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि आज का जो ये उषा वाला क्लास है कैसा लगा। ठीक है ना बच्चा पार्टी, प्यारा सा। और सबको गुड नाइट, सबको अच्छे अच्छे सपने के साथ वाला, खूब ऐसा सपना देखो जैसे लग रहा है एकदम करोड़पति बन रहे हो। नहीं, चलो स्वीट ड्रीम्स के साथ, एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस, बाय बाय, टेक केयर। सबको ही अपना टेक केयर जरूर रखना, अपना ध्यान भी रखना, स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलो बाय बाय, फाइनली बाय बाय, ओके, फाइनली बाय बाय, आई एम गोइंग, एंड टेक केयर। सबको गुड नाइट।